कॉन्सेप्ट्स एंड बायोलॉजी का चैनल। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है राइबोसोम्स। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? राइबोसोम्स। हम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री को आज डिस्कस करेंगे। कौन सी फैक्ट्री? प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। हमारे सेल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन बन रहे होते हैं वो जो ट्रांसलेशन हो रही होती है मैसेंजर आरएनए की, वो राइबोसोम्स करते हैं। तो राइबोसोम्स एक्चुअली हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स जो है, अगर सबसे पहले इसकी हम शेप की बात करते हैं कि इनकी शेप कैसे होती है, याद रखना इसको, मतलब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, वैसे ये नहीं दिखते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। तो जिनको शेप होती है वो रफली, सबसे पहले एक तो ये रफली स्फेरिकल होते हैं, तकरीबन गोल गोल होते हैं, गोल मटोल, रफली स्फेरिकल। इनकी शेप होती है रफली स्फेरिकल, मतलब ये तकरीबन गोल होते हैं, रफ से गोल होते हैं, मतलब ये मुकम्मल ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर इनके बनेंगे। उसके बाद ये ग्रैन्युलर है, दानेदार होते हैं, दानों की शक्ल में होते हैं, ग्रैन्युलर है, ठीक है। और तीसरी जो इनकी शेप में बात है कि नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। वैसे ऑर्गेनेलिज्म में मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेनस है। शेप की बात करते हैं, राइबोसोम्स क्या है? शेप। फंक्शन तो हमें पता चल गया, इसका सिंपल एक ही फंक्शन है, प्रोटीन बनाना। कैसे बनाते हैं वो बहुत हायर लेवल पे हम समझेंगे जब ट्रांसलेशन कैसे होती है, ये आप सेकंड ईयर में समझेंगे कि राइबोसोम्स और आरएनए ये सारे मिलकर हमारे पास प्रोटीन कैसे बना रहे होते हैं। अभी के लिए इतना बहुत है कि राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। शेप क्या होगी? रफली स्फेरिकल है, ग्रैन्युलर है, दानेदार सूरत में है, और उसके साथ क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और प्रेजेंट इन बोथ, दोनों तरह के सेल्स में, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों तरह के सेल्स में ये पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी, ठीक है। दोनों को तो प्रोटीन चाहिए होते हैं। प्रोटीन कौन बनाते हैं? हमारे पास राइबोसोम्स बनाते हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उसमें ये हमेशा फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली होंगे। बस साइटोप्लाज्म में जैसे हम वो खेतों में जो ना कोई बीज बो देते हैं तो बस ऐसे फेंक ही देते हैं, इसी तरह हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली ये अवेलेबल होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या? राइबोसोम्स। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये दो तरह से अवेलेबल हो सकते हैं, ये फ्रीली भी हो सकते हैं, मतलब वैसे साइटोप्लाज्म में अवेलेबल हो सकते हैं, या इसके अलावा हमें पढ़ा था कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं। समझ आ गई? मतलब ये दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन अब प्रोकैरियोटिक में ये वैसे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ही नहीं है, तो उसमें तो ये फ्रीली है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं और फ्रीली अवेलेबल भी हो सकते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में तो है, इसके अलावा दो ऑर्गेनेल्स और हैं जिसमें राइबोसोम्स अवेलेबल है, और वो कौन से? एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें भी राइबोसोम्स हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट है, उसमें भी क्या होते हैं? राइबोसोम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क है, या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में भी फर्क है, और वो फर्क क्या है वो देखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन, तो वो राइबोसोम्स बना रहे हैं, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम्स में होते हैं। राइबोसोम्स खुद कहाँ बन रहे हैं? सवाल ये है कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? तो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस है ये एक, उसके अंदर एक रीजन होती है गाढ़ी सी, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। बाकी तो क्रोमोसोम्स वगैरह है ना, लेकिन अंदर एक रीजन होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। इन न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, लिख लेता हूं यहाँ पे, इन न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। सही है। जब ये वहां पे बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, फिर वहां से ये न्यूक्लियर पोर के जरिए, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें सुराख होते हैं, उन पोरों के जरिए बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो वहां पे फिर ये चाहे फ्री भी अवेलेबल हो सकता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो जाता है। तो ये एक चीज याद रखना, राइबोसोम्स खुद कहाँ बन रहे होते हैं? राइबोसोम्स खुद बन रहे होते हैं न्यूक्लियोलस में। किसमें?
न्यूक्लियोलस में, वहां पे बनते हैं, फिर न्यूक्लियर पोर के जरिए बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में, और वहां पे फिर ये फ्रीली भी अवेलेबल हो सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं। बाकी इन दोनों में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में फर्क भी है, और वो फर्क क्या है अभी देखें, हमने पिछले लेक्चर में सेडिमेंटेशन रेट को बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो दोनों में क्या फर्क है कि इसमें होता है 70S वाला राइबोसोम और इसमें होता है 80S वाला राइबोसोम, ये फर्क है दोनों में, ठीक है। इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, मतलब थोड़े से छोटे होंगे, इसमें 80S राइबोसोम्स होंगे, मतलब इसके जो प्रो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है वो थोड़े से बड़े। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो राइबोसोम्स हमारे पास होते हैं, राइबोसोम्स की बेसिकली दो यूनिट्स हैं, एक को कहते हैं लार्जर यूनिट्स जो थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है, एक हमारे पास स्मॉलर यूनिट है, एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, उसके यूनिट्स होंगे दो, लार्जर यूनिट्स और स्मॉलर यूनिट्स। फिर ये किस चीज के बने, जो राइबोसोम्स हैं वो हमारे पास इक्वली, मतलब बराबर बराबर 50-50% हमारे पास आरएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होंगे, मतलब इक्वली आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इस वजह से राइबोसोम को एक और नाम भी बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं वो इक्वली आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसकी वजह से इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं या एर्गोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है। जो लार्जर यूनिट है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट हम बात करते हैं, प्रोकैरियोट के केस में जो लार्जर यूनिट है वो 50S का होता है, जबकि जो स्मॉलर यूनिट है वो 30S का होता है। किसका, जो लार्जर यूनिट है वो 50S का होता है और जो स्मॉलर यूनिट है वो 30S का होता है। और फिर कल के लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है सेडिमेंटेशन रेट वाली। एडिटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो उसके बाद इसका 80S हो जाएगा, 80S नहीं होगा, जब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिलेंगे ड्यूरिंग द फंक्शन। एक बात और याद रखना कि अमूमन हमारे पास जो राइबोसोम्स है वो अलग अलग होते हैं, लार्जर यूनिट अलग होता है, स्मॉलर यूनिट अलग होता है, लेकिन जब उन्होंने प्रोटीन बनाना होता है, उन्होंने क्या करना होता है, प्रोटीन बनाना होता है, तो एक मैसेंजर आरएनए आता है, ये ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस है उसको बता रहा हूँ। मैसेंजर आरएनए आते हैं और इसके एक साइड पे लार्जर सब यूनिट अटैच होता है और एक साइड पे स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाता है। अब इसको हम राइबोसोम जो है ना ये फुली फंक्शनल होगा, अब ये काम करेगा और ये प्रोटीन बनाएगा, ये काम करेगा और ये प्रोटीन बनाएगा। मतलब ये आरएनए का स्ट्रैंड है, इसको मैं मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बोल देता हूँ। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है जिस पे कोड्स है प्रोटीन बनाने के, तो उस पे एक साइड पे लार्जर यूनिट आ जाता है, दूसरी साइड पे स्मॉलर यूनिट आ जाते हैं और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं उसके बाद ये फुली फंक्शनल होते हैं। यहाँ पे ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जब ये अलग अलग होते हैं, जब ये इस फॉर्म में आ जाते हैं जहाँ पे वो आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास एक्टिव फॉर्म होगा, फंक्शनल फॉर्म होगा। याद रखना ये जो ना ये दोनों, ये वैसे भी आरएनए और प्रोटीन के बने हैं और ये वाला आरएनए अलग है। ये आरएनए जो होता है इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। जिस आरएनए के हमारे पास राइबोसोम्स खुद बने हुए हैं उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ये बात याद रखना। अब कभी कभार ऐसे होता है कि ये तो एक राइबोसोम अटैच हो गया, इसी पे एक और राइबोसोम अटैच हो जाएगा और इसी पे एक और राइबोसोम अटैच हो जाएगा, इसी पे एक और राइबोसोम अटैच हो जाएगा। मतलब एक ही आरएनए पे तस्बीह के दानों की तरह कई राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। इन जब इस तरह की शक्ल बनेगी, इस तरह की फॉर्म बनेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, दोनों नाम है इसके। अब इस पॉलीराइबोसोम का फायदा क्या होगा, देखिए ये पूरा मैसेंजर आरएनए है, इस पूरे मैसेंजर आरएनए में हमारे पास कोड एक प्रोटीन के हैं, एक प्रोटीन के कोड है, ठीक है। जब ये वाला राइबोसोम भी उसको ट्रांसलेट कर लेता है, ये भी ट्रांसलेट कर लेगा, ये भी ट्रांसलेट कर लेगा, ये भी ट्रांसलेट करेगा, ये चारों ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमें मतलब उसी वक्त में जहां पे हमें एक प्रोटीन मिल रहा था वहीं पर उतने ही टाइम में हमें 4 प्रोटीन मिल जाएंगे, तो हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा और ज्यादा कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हमारे पास से मिल जाएंगी। तो उसका फायदा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का फायदा क्या हुआ कि हमें थोड़े टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा।
स्ट्रक्चर पे क्या बात है, हमने कहा जब ये फंक्शनल नहीं होते तो ये अलग अलग होते हैं, जब ये फंक्शनल नहीं होते तो ये अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट में 50s का लार्जर यूनिट अलग होता है, 30s का स्मॉलर यूनिट अलग होता है। जब इन पे मैसेंजर आरएनए आता है, इन पे मैसेंजर आरएनए आता है हमारे पास, तो इस मैसेंजर आरएनए की वजह से ये वाले और ये वाले आपस में अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो एक मुकम्मल राइबोसोम बन जाता है। क्या बना रहा हूं मैं, एक मुकम्मल राइबोसोम बन जाता है। अब इस मुकम्मल राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन रेट है वो इन दोनों के एडिटिव मतलब 80 नहीं आएगा बल्कि 70 आएगा। क्या आएगा, 70 एस। इसी तरह हमारे पास जो यूकैरियोटिक के केस में जो लार्जर यूनिट होता है वो 60s का होता है, किसका, 60s का, और जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 40s का होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तब उसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो 80s होता है। क्यों 80s होता है, क्यों 70s होता है, अगर हिस्ट्री तो समझाए तो जो पिछला लेक्चर है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे उसको डिटेल से देख लो, तो ये सारी चीजें विद प्रूफ वहां पे एक्सप्लेन हुई है विद फार्मूलाज। ठीक है, तो ये 70s और ये 80s। 70s किस में होता है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक में। 80s किस में होता है, यूकैरियोटिक में। एमसीक्यूज के लिए याद रखना। इस तरीके से जो लार्जर यूनिट है प्रोकैरियोटिक का वो 50s का होता है, जो यूकैरियोटिक है वो 60s का होता है। इससे स्मॉलर यूनिट भी प्रोकैरियोटिक का जो है वो 30s का होता है, जबकि यूकैरियोटिक का जो होता है हमारे पास 40s का होता है। ये बात भी हो गई। उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये दोनों जो है ना वो आपस में किस तरह जुड़ते हैं, जो लार्जर यूनिट है और जो स्मॉलर यूनिट है वो आपस में किस तरह जुड़ते हैं। तो तीन तरीके हैं इसके, उस फॉर्मेशन के तीन तरीके हैं। सबसे पहले कि मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से, मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से, इनकी कंसंट्रेशन की वजह से इन दोनों के बीच में मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन हो जाती है, जो कि हायर लेवल पर देखें तो वो जो हमारे पास आरएनए पे फास्फेट ग्रुप है उसके चार्ज को कम कर देते हैं और उसकी वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये एक रीजन क्या है, मतलब एक कि ये हमारे पास जो लार्जर यूनिट और जो स्मॉलर यूनिट है वो मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से जुड़ता है। दूसरी जो बात हम करें, दूसरी बात क्या करेंगे हम, दूसरी बात ये है कि 60 बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। 60 बॉन्ड फॉर्मेशन, 60 बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हमने कहा ना कि जो राइबोसोम है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो होता क्या है कि एक राइबोसोम के आरएनए का जो फास्फेट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, और दूसरे जो स्मॉलर है जिसका अगर लार्जर का फास्फेट आएगा तो स्मॉलर का अमीनो एसिड वाला आएगा, और अगर अमीनो एसिड का फास्फेट आ रहा है तो लार्जर का अमीनो एसिड वाला आ रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास कि एक वाला जो यूनिट है उसका फास्फेट और एक जो यूनिट है उसका अमीनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अमीनो ग्रुप, क्योंकि उसमें प्रोटीन होते हैं। इन दोनों के दरमियान 60 बॉन्ड बनेगा और इन 60 बॉन्ड की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। या फिर ये दोनों हो सकते हैं, फिर या फिर ये दोनों हो सकते हैं, मतलब मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन की वजह से भी हो सकता है एक ही राइबोसोम में, और 60 बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से भी वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये था हमारे पास राइबोसोम से रिलेटेड के राइबोसोम्स होते क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में फर्क क्या है, उसके बाद ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, कैसे-कैसे पाए जाते हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या है, जब ये जुड़े होते हैं तब इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है या स्वेटबर्ग यूनिट कितना है। इसी तरीके से जब ये अलग-अलग होते हैं तो उसका स्वेटबर्ग यूनिट कितना है। उसके बाद एक और बात जो हमने आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में की थी, और वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होते हैं लेकिन वो 70s वाले होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया खुद क्या है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, लेकिन उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो वैसे ही राइबोसोम्स है जैसे कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक में है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो राइबोसोम है वो 70s वाला होता है। किस वाला होता है, 70s वाला होता है। और ये राइबोसोम्स का रिजेम्बलेंस प्रोकैरियोटिक के साथ इस बात को शो करता है कि किसी वक्त में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे वो अलग हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, जिसको हमारे सेल्स ने इनगल्फ किया और फिर उसको अपने अंदर रख लिया। और इस तरह की एवोल्यूशन में बहुत बड़ी थ्योरी है कि हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैसे आ गए। तो वो इस चीज को, मतलब ये वाली चीज वो उसको प्रूव भी कर रही है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना बहुत है कि वैसे जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s वाले होते हैं। कितने एस वाले होते हैं, 80s वाले होते हैं।
जबकि उसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वाला राइबोसोम देखें तो वो हमारे पास कितने वाला होता है, 70-70s वाले। कितने वाले, 70-70s वाले। और ये एस से कंफ्यूज नहीं होना, मैं इन शॉर्ट बता दूं, एस हमारे पास स्वेटबर्ग यूनिट है जो ये बताता है कि कितने टाइम में ये जो राइबोसोम है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर ये सेटल होगा। मतलब ये सेंट्रीफ्यूज हमने बनाया है, ठीक है, अब उसमें कितना टाइम लगेगा ये राइबोसोम जो है कि वो यहाँ पर आ जाए, सेटल हो जाए नीचे। वो जो सेटल सेडिमेंट होने का जो टाइम है, वो जो टाइम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, उसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो अगर वो किसी का ज्यादा है, तो इट्स मीन कि वो जल्दी सेटल होगा। अगर किसी का कम है तो इट्स मीन वो मतलब उसको टाइम लगेगा सेटल होने में। तो अगर 80s का है तो इसका मतलब जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जो भारी चीज होती है जिनका मास ज्यादा होता है वो जल्दी सेटल होती है। जबकि जो हमारे पास 70s वाला है, इसका मतलब उसका जो मास है, उसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम है, तो वो टाइम लेगा सेटल होने में। क्यों? क्योंकि हमने कल ही तो फार्मूला इसका डिराइव किया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट होता है वो m1 माइनस v बार रो डिवाइडेड बाय f की इक्वल है, तो यहां से देखें अगर मास ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन अगर इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, मास ज्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन रेट भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो सेडिमेंटेशन रेट भी कम होगा। तो यहाँ पर अगर 80s आ रहा है तो इट्स मीन कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ये शेप पे भी डिपेंड करता है, ये उसके डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है, फ्रिक्शन ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। तो इसकी डिपेंडेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये आप चीज लोगों की समझने वाली चीजें नहीं, अगर किसी को समझना है तो वो जो स्वेटबर्ग कोएफिशिएंट वाला लेक्चर है 33 मिनट वाला, उसको मुकम्मल देख लिया तो ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, इसमें कौन सी फिजिक्स से इन्वॉल्व हुई, वो सारी चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर राइबोसोम्स के रिलेटेड ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आ गई है तो सब्सक्राइब करके जाओ और अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।